यौम एहतजाज तो 25 जुलाई को होगा, लेकिन मरियम नवाज और बिलावल ने सियासी महाज गर्म कर लिया। मौलाना फजल रहमान तो पहले ही तैयार बैठे हैं। कोई माने या ना माने, हुकूमती सफ़ों में हलचल तो मची है। सिंध में स्कूल खुलते ही वालिदैन के होश उड़ गए। किताबों, कॉपियों और स्टेशनरी की कीमतों में 15 से 20% इजाफा। हुकूमत खामोश, वालिदैन किससे शिकायत करें, कोई सुनने वाला नहीं। और आपको मिलाएंगे ऐसे शख्स से जो गाता भी है और साथ रैप भी करता है। जी हाँ, जब मईशत का ये हाल हो, वैसे तो ये गाना पुराना है कि पेट्रोल 113 रुपए पे पहुंच जाए, तो फिर ऐसे ही गाने तख्लीक होते हैं कि गाड़ी तो तुम मंगा लो, तेल मैं दिलवा देती हूं। वैसे ये मजे की बात है, एक्सेप्ट कि मुझे वर्ड्स नहीं समझ आ रहे थे कि क्या एक्चुअली कह रहे हैं, लेकिन आई लाइक द बीट। नहीं, गड्डी तो मंगा दे, तेल मैं आई डोंट नो, मे बी आई वाज जस्ट बिजी डूइंग समथिंग। अभी दोबारा सुन लेंगे, डोंट वरी। स्कूलिंग करने की बात हो रही है। जब हम दोस्तों के साथ ट्रिप पे जाते हैं ना कहीं, तो एक को कहता है कि तुम गाड़ी ले आओ, बाकी हम पेट्रोल मिलके डलवा लेते हैं। अब्दुल्ला, नो, आई एम श्योर देयर वाज सम रोमांटिक कॉनोटेशन उसके अंदर। ये दोस्तों को ये इंप्लोर नहीं किया जा रहा था कि आओ जी नथिया गली चलें, गाड़ी लेके आओ पेट्रोल में। बस एक लॉन्ग ड्राइव पे जाने की बात हो रही थी, लेकिन महबूब पे ज्यादा बोझ भी नहीं डाला जा रहा था मौजूदा मुल्क की माशी हालात में। कल से अब्दुल्ला ने एक और कहानी में महबूब का जिक्र किया और आज भी महबूब का जिक्र। अब्दुल्ला, दिस वर्ड इज रिडंडेंट, नोबडी यूजेस महबूब एनीमोर अनलेस किसी का नाम हो। सॉरी, विद ड्यू अपॉलजीज। क्या हमारे एक अंकल भी होते थे, बहुत सारे लोगों के मेरे ख्याल में पहले ज़माने में होता था ये नाम। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये तो हम एम ही इन बातों पे चली जाएंगे। लेट अस टॉक पॉलिटिक्स, वरना फिर हम रैपिंग और इस किस्म की बातों में बाद में आएंगे। ज़रा जाग जाएं अच्छी तरह। ओके जी, क्या हम आपको बता रहे हैं आज? जनाब, हमने आपको बहुत कुछ बताना है वैसे तो, लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों जमातें जोरों शोर से जलसे कर रही हैं। ज़रा सियासी टेम्परेचर जो है ना, बड़ी आपने अच्छी बात की है। सियासी हलचल जो है वो बिल्कुल बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। और अपोजिशन ने 25 जुलाई को हुकूमत के खिलाफ यौम एहतजाज का ऐलान कर रखा है, लेकिन सियासी महाज भी अभी से गर्म हो रहा है। मरियम नवाज के धुआंधार जलसे के बाद लीगी रहनुमाओं की घन गरज जो है वो जरा बढ़ सी गई है। जरा सुन लेते हैं। आवाम के ऊपर महंगाई की कयामत तोड़ने वाले इस्तीफा दो और घर जाओ। गो सिलेक्टेड गो। आज लोग कहते हैं कि खुदा के लिए हमें पुराना पाकिस्तान ही वापस कर दो। जब अफरात ज़र 18% होगी तो इमरान खान तो खुदकशी नहीं करेगा, जिसने कहा था कि IMF के पास जाने से पहले मैं खुदकशी करूंगा, लेकिन पता नहीं मेरी कौम के कितने गरीब खुदकशी कर लेंगे। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ को घर का खाना न देने पर अदालत जाने और भूख हड़ताल करने की धमकी दे डाली। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी जहां एक के बाद एक जलसा कर रहे हैं, वहीं आसिफ अली जरदारी भी जब मौका मिलता है सख्त बयान दाग देते हैं। बटन दबाने से नहीं जाएगी, जदोजहद से जाएगी और जदोजहद हमारी जारी है। इंशाल्लाह आप देखेंगे बड़ी जल्द ये होने वाला है। मार्किंग नहीं की है कि 13 दिन 16 दिन 15 दिन, फिर इंशाल्लाह जल्द। आज हालात को उस नहज पे लेकर आया है कि उसके हुकूमत के पहले ही साल लोग उसके जाने की कर रहे हैं। और आपको बताएं कि तीसरे महाज पर मौलाना फजल रहमान भी डटे हुए हैं। वो पहले दिन से मौजूदा हुकूमत के खिलाफ बड़े एहतजाज का रास्ता हमवार कर रहे हैं। आपको पता होगा, हमने काफ़ी बार बताया भी है। जरा सुन लें एक दफ़ा फिर। कभी भी कौम ऐसी हुकूमत को तस्लीम नहीं कर सकती। ये कठपुतली हुकूमत है। इनको नाराज़गी होती है कि हमें आप सेलेक्टेड क्यों कहते हैं। हम तो उससे आगे जाना चाहते हैं। हम तो आपको रिजेक्टेड कहते हैं। तुम इस मुल्क के हुक्मरान ही नहीं हो, तुम काबिज हो, तुम मुसल लिए गए हो। और हुकूमत फिर भी अपोजिशन के लिए चोर मचाए शोर के बयानिए पर कायम है। पाकिस्तान की अवाम ने इमरान खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब किया है, और उनको मुंतखब करने के पीछे जो सबसे बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लैंक है वो एहतसाब का है कि उन चोरों का, उन लुटेरों का एहतसाब होगा जिन्होंने बारहा इस मुल्क को लूटा है। आने वाले दिनों में आपके सामने इनकी बड़ी बड़ी चोरियां लेके आएंगे, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लेके आएंगे।
हुकूमत लाख कहे कि इसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन परेशानी का अंदाज़ा तो सिर्फ कल ही के दिन से लगाया जा सकता है। शमशान बुखारी, फयाज चौहान, शहबाज गिल, मुराद सईद और शहजाद अकबर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस की और वज़ीर आज़म ने भी एक सख्त बयान दाग दिया। ऐसा लग रहा था कि एक जा रहा है और एक आ रहा है। अगर इतनी परेशानी नहीं है तो फिर ये बेचैनी किस बात की भाई? सवाल आपका बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा जी, इसी पे हम नजर बात भी करनी है। पीटीआई रहनुमा उस्मान डार ने हमें ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वाले टाइम निकाला है। मुस्लिम लीग नूर और पीपल्स पार्टी ने सियासी सरगर्मियां जो है वो बढ़ा दी हैं पूरी, हमने एक डिटेल दी है। जलसे और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जो दौर है वो बिल्कुल बड़ा ही अच्छा चल भी रहा है। अगर यही टेम्पो चलता रहा डार साहब तो 25 जुलाई को अपोजिशन का मुमकिना एहतजाज या लॉकडाउन हो सकता है। बिल्कुल, इट्स वेरी पॉसिबल। हुकूमत इसके लिए तैयार है, क्या करना है? मैं समझता हूं कि इनके पास स्ट्रीट पावर नहीं है। अगर इनके पास स्ट्रीट पावर होती तो ये मौलाना फजल रहमान साहब की एपीसी के पीछे नहीं छुपते, ये आज पाकिस्तान की सड़कों में होते। और दूसरा, ये जब भी तहरीक चलाएं, मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये अपना परफॉर्मेंस स्कोर कार्ड साथ लेकर आएंगे। क्या ये कौम को बताएंगे कि 30,000 अरब के कर्जे जो इस पाकिस्तानियों पे बोझ लादा गया, उन्होंने क्या दूध और शहद की नदियां बहाई। 5 साल पीएमएलएन के दौर में इस मुल्क की ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। तरीही करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए $19 बिलियन का, तरीही ट्रेड डेफिसिट छोड़ के गए $37 बिलियन का, $100 बिलियन के कर्जे लिए गए तारीही। उसके बाद 1300 अरब का गर्दिशी कर्जा, क्या ये इमरान खान ने छोड़ा है? 2300 अरब का जो आपका मालियाती हज़ारा था बजट का, वो भी क्या इमरान खान ने छोड़ा? तो ये पहले अपना परफॉर्मेंस स्कोर कार्ड कौम के सामने रखें। महंगाई का चूरन जो ये बेचते हैं रोजाना, जी मुल्क में महंगाई हो गई। मैं अपोजिशन वालों को बताना चाहता हूं कि ये पाकिस्तानी कौम जो आज इन लोगों की करप्शन की वजह से महंगाई का बोझ अपने कंधों पे उठा रही है। आप सर्वे करवा सकते हैं, पाकिस्तानी कौम उस दिन के इंतजार में है जब ये लोगों से रिकवर किया जाएगा लूटमार का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा, जिस बदर्दी के साथ इन्होंने करप्शन की, लूटमार की, उस बुखलाहट में है। ये अपना शौक पूरा करें, 25 जुलाई लेंगे। अच्छा, आप तो अपनी तरफ से सफाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भी मौजूदा हालात हैं उसकी जिम्मेदार तमाम गुज़श्ता और माजी की हुकूमतें हैं, लेकिन अपोजिशन की सरगर्मियाँ का अगर कोई असर नहीं है डार साहब, तो फिर ये क्या हो रहा है कि हुकूमती वज़रा और तर्जुमान पूरा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, एक के बाद एक आता है चला जाता है, कुछ तो है टेंशन में से? देखें जी, हर सतह पर जो बैड गवर्नेंस इन दोनों जमातों ने गुज़श्ता 10 सालों में की, वो कौम के सामने रखेंगे। 30,000 अरब तक जो पाकिस्तान का कर्जा पहुंचाया गया पिछले 10 सालों में, 24,000 अरब के करीब इन्होंने कर्जा लिया, वो भी कौम के सामने रखा जाएगा। इनकी जो करप्शन है उसको एक्सपोज करेंगे, बेनकाब करेंगे। आपने देखा जिस तरह मुराद सईद साहब ने, इनके जो नारोवाल CMA रहे हैं, एहसन इकबाल साहब जो मिनिस्टर रहे हैं, जिस बेदर्दी के साथ उन्होंने ख़जाने को नुकसान पहुंचाया, उनकी उन्होंने करप्शन सामने रखी है। मैं खुद ख्वाजा आसिफ का केस लेके जा रहा हूँ, वज़ीर आज़म का जो हाई पावर्ड कमीशन है। मैं सवाल उठाता हूँ आपके प्रोग्राम में, जब आपका साबिक डिफेंस मिनिस्टर रंगे हाथों पकड़ा जाए, एक फॉरेन कंपनी में लेबर कार्ड रखा और उसका नंबर 303 हो और उसे 20 लाख रुपए महीने मिलते हो, किस बात के? क्या बेच रहे थे आपके साबिक डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ इस मुल्क से? इन पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये गद्दार हैं, ये लोग कौमी मुजरम है और इन कौमी हर सतह पर हम बेनकाब करेंगे। राइट डॉक्टर साहब, यू मेड योर पॉइंट देयर। आखिरी सवाल ये भी बता दीजिएगा कि अगर ये बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि अपोजिशन पार्टियाँ धरने का प्रोग्राम बना लिया उन्होंने, एंड दे नथिंग इज गोइंग टू स्टॉप देम, तो हुकूमत क्या करेगी? वादे के मुताबिक कंटेनर्स देंगे या हालात आपके ख्याल में बदल गए हैं? देखिए, कौम ये जानना चाहती है कि ये किस नजरिए पे आके धरना देंगे। हमने धरना दिया, हमने 4 हल्के मांगे, वो एक पॉलिटिकल स्ट्रगल थी जिसके लिए इमरान खान साहब ने 126 दिन का धरना दिया। ये धरना देंगे आके अपनी करप्शन बचाने के लिए, लूटमार बचाने के लिए। क्या अपील करेंगे? ये पाकिस्तानी कौम से बाहर निकलें और मियां नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी को इस बात से बचाएं कि उन्होंने लूटमार की, उन्होंने करप्शन की और उनको करप्शन मुकदमात का सामने आज इनके पास कोई नजरिया नहीं है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी, हर वो मुहिब वतन पाकिस्तानी जिसको इस मुल्क से मोहब्बत है, वो बाहर नहीं निकलेगा। और अगर ये चंद 100 लोग निकालने में कामयाब हो गए
तो जो हमारा इनसे वादा है कंटेनर देने का, बिरयानी देने का और सब कुछ देंगे इन्हें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको। उस्मानदार हमारे साथ मौजूद थे। मेरा ख्याल है कि रुकावटें फिर ना खड़ी की जाएं। अगर आपको लगता है कि ये चंद 100 लोगों से आगे नहीं बढ़ सकेंगे तो फिर तो कोई मसला है ही नहीं, टेंशन है ही नहीं। आप उन्हें इजाजत दे दें और फिर देख लेते हैं कि कितने लोग ये जमा कर पाते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ट्रिब्यूट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूट, जिसके बारे में कुछ ऐसे ट्रिब्यूट्स होते हैं, वैसे तो वी लाइक देम ऑल, लेकिन कुछ होल्ड मोर, मैं कहती हूँ, डीपर मीनिंग फॉर ऑल ऑफ अस। आज मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना का 52nd विच इज 52वां यौम वफ़ात है, और ये हो ही नहीं सकता कि हम अपने शो में उन्हें खराज अकीदत पेश ना करें। मोहतरमा फातिमा जिन्ना 1893 को कराची में पैदा हुई थी, 7 बहन भाइयों में सबसे छोटी थी। पेशे के एतबार से आपको बताएं, डेंटिस्ट थी मगर तहरीक पाकिस्तान में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के शाना बशाना रहीं। 1965 में मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने फील्ड मार्शल अयूब खान के मद्दे मुकाबिल सदारती उम्मीदवार के तौर पर भरपूर हिस्सा लिया, मगर तारीख़ कहते हैं ना, सब वाकिफ़ हैं इससे, रियासती मशीनरी के ज़रिए उन्हें कामयाब नहीं होने दिया गया। इंतखाबात के बाद उन्होंने सियासत छोड़ दी। आज ही के दिन 9 जुलाई 1967 को उनका इंतकाल हुआ। कायदे आज़म के मज़ार के अहाते में तदफीन हुई। अच्छा, एक बात जिस पे मैं स्ट्रेस करना चाहूँगी कि इवन इन दैट डे एंड एज, इन दोज टाइम्स वी आर टॉकिंग अबाउट, ऑब्वियसली आदमी तो सारे जो करते थे, कायद आज़म हिमसेल्फ वॉज अ वेरी रिनाउंड लॉयर, लेकिन फातिमा जिन्ना वॉज अ डेंटिस्ट। समहाउ ये बात जो कि वो खुद ऑन हर ओन क्या थी, दैट शी वॉज अ क्वालिफाइड डेंटिस्ट, वो बात थोड़ी सी साइड लाइन हो जाती है, जो कि मुझे लगता है कि आजकल की बच्चियों को एम्पावर करने के लिए व्हेन वी मेक अ रोल मॉडल लाइक फातिमा जिन्ना, तो ऑब्वियसली उन्होंने अपने भाई का साथ दिया, वो सब कुछ सारी हिस्ट्री और स्टोरी तो हमें पता है, बट व्हाट शी वाज ऑन हर इन हर ओन राइट, उसको भी हमें हाईलाइट करना चाहिए। मतलब क्वाइट इंस्पिरेशनल। तालीम की इंपॉर्टेंस को अंडरमाइन नहीं होने देना चाहिए। अगर वो वहाँ तक पहुँची थी तो उसमें बहुत बड़ा किरदार उनकी ग्रूमिंग, उनकी तालीम, उनकी पढ़ाई, उनकी तरबियत का था। Then she decided to be a part of her husband, her brother's mission. That came later. उससे पहले तो वो खुद बहुत बड़ी चीज़ थी। कल हमने आपको अपडेट दी थी इंतहाई अफसोसनाक खबर, लाहौर में मोटापे के शिकार नौजवान नूर हसन की अस्पताल में मौत हुई थी। महज एक तिब्बी मामला नहीं है ये, अस्पताल में होने वाला झगड़ा हुआ, उसके नतीजे में मरीजों की हालत बिगड़ गई। नूर हसन समेत 2 अफराद और जान की बाजी हार गए, और इब्तिदा में जब हमें पता लग रहा था, कल हमने आप तक नहीं पहुंचाई थी ये बात क्योंकि इट वाज अनकन्फर्म्ड न्यूज़, तो हमें हैरानी और परेशानी और ताज्जुब था कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन अब जब हकायक सामने आ रहे हैं तो एक्चुअली ऐसा ही हुआ था। और बिल्कुल, और जब हकायक सामने आए ना तो आपको पता है और सवाल भी उठते हैं, अस्पताल इंतजामिया और हुकूमत दोनों जवाबदेह हैं। एक इंसिडेंस हुआ रात को जो 9 साढ़े 9 बजे के बाद कि उनकी ट्यूब थी वो ब्लॉक हुई, हमने ट्यूब चेंज कर दी, हमने इनको मेंटेन कर ली। वेरी अनफॉर्चुनेट। मुझे तो 8:15 बजे मतलब जो आया है, सीसीटीवी फुटेज है उसको रिकवर कर रहे हैं और उसकी मदद से हम देखेंगे कि किस क्या इवेंट, चेन ऑफ इवेंट जो है कैसे शुरू हुआ। नूर हसन के अहले खाना का कहना है कि उन्हें अचानक सोच के भी एकदम से दिल हिल जाता है कि उनको, बिल्कुल यही तो सारी बात है कि उसका सर्जरी पहली बड़ी अच्छी हो गई थी, कहा यही जा रहा था। एनीवे जी, उनकी फैमिली को अचानक बताया गया कि नूर हसन का इंतकाल हो गया। गफलत किसी की भी नहीं है, हम भी मौजूद थे 24 घंटे, 2-3 डॉक्टर अब्बू के साथ रहते थे रात दिन। अच्छी केयर की उन्होंने, अच्छा ख्याल रखा। हम नहीं कह सकते, डॉक्टर पे हम कोई ब्लेम नहीं दे सकते कि उन्होंने लापरवाही की है, जो उन्होंने सही ट्रीटमेंट नहीं की। नूर हसन के साहबजादे की आपने गुफ्तगू सुनी। नूर हसन 3 हफ्ते से लाहौर के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, जहाँ उनका 10 रोज़ पहले ऑपरेशन किया गया था। डॉक्टर ने नूर हसन का ऑपरेशन करके इनके मैदे का साइज़ छोटा कर दिया था, ऑपरेशन को कामयाब करार दिया गया था। ऑपरेशन के बाद नूर हसन को ICU में दाखिल किया गया था, जहाँ वो पीर के रोज़ अचानक इंतकाल कर गए। नूर हसन को रात गए आबाई इलाके सादिकाबाद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इसी बारे में जानते हैं कि हुआ क्या। अस्पताल में इंसान अपनी जान बचाने के लिए जाता है कि वहाँ झगड़ों की वजह से मरीजों की जान जाने लगी है। हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट हैं लाहौर से, हमें ज्वाइन कर रही हैं उम्मे फरवा। कल जब हमारी आपसे बात हो रही थी तो अनकन्फर्म न्यूज़ थी एंड वी वर रियली सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड इवन एट दैट टाइम कि कैसे हो सकता है कि किसी और झगड़े की वजह से ये इंस्ट्रूमेंट्स हिले और सारी मशीनरी डिस्टर्ब हुई और सारा निज़ाम दरम बरम हुआ और किसी की जान चली गई। ऐसा ही हुआ? प्लीज गाइड अस थ्रू इट। आप तो इसकी कवरेज करती रही हैं, कल पूरा दिन हुआ क्या?
जी उस वक्त इनिशियल सबसे पहले तो नूर हसन के इंतकाल की खबर जो थी वो किसी को भी नहीं बताई गई थी और 4 बजे उसका इंतकाल हुआ और 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद तकरीबन ये खबर मंजर आम पर आई कि नूर हसन का इंतकाल हो गया। इनिशियल लेवल के ऊपर तो यही बताया जा रहा था कि जी उसकी मौत जो है ICU में एक फैमिली की जो है वहाँ पर किसी खातून की डेथ हुई और उसकी फैमिली ने मिलकर वहाँ पर ICU में तोड़ फोड़ की और उसकी वजह से जो कि डॉक्टर वहाँ पे मौजूद नहीं थे तो इस वजह से नूर हसन का इंतकाल हो गया। लेकिन जब वहाँ पर गए, जब हकाइक जो है वहाँ पर देखे, ICU में तोड़फोड़ ज़रूर हुई हुई थी, शीशे टूटे हुए थे, लेकिन ICU में जाके वहाँ पे जब मज़ीद इंफॉर्मेशन ली गई तो उससे ये पता चला था कि काफ़ी दिन से, बल्कि इवन डॉक्टर मुआज़ जो उसके नूर हसन के मौलिज थे उन्होंने खुद अपने मुँह से ये बात कही कि उसको तो वेंटिलेटर पर रखा हुआ था और जानबूझकर उसको वेंटिलेटर पर रखा गया हुआ था, बेहोशी में वो था, उसको वो होश ही नहीं आया हुआ था। और जिस रात ये उसकी तबीयत ख़राब हुई है 1 बजे के करीब डॉक्टर मुआज़ जो हैं उसकी पाइप चेंज की, उन्होंने कहा उसको क्लॉट आ गया हुआ था, तो वहाँ वो उसकी पाइप चेंज करने के बाद उसके बाद वो घर वापस आ गए हैं और उसके बाद यकीनन उसकी तबीयत ख़राब हुई होगी। तोड़फोड़ अगर सुबह 6 बजे भी होती है या 5 बजे भी होती है तो उससे पहले तो नूर हसन की तबीयत तो ख़राब थी और वो बेहोशी में ही उसका इंतकाल हो गया। लेकिन डॉक्टर मुआज़ This needs to be investigated। मैं आपको पता है ना स्कूल खुल गए हैं लाहौर पंजाब वगैरह में तो अभी छुट्टियां हैं, लेकिन सिंध में ज़रा जल्दी स्कूल खुलते हैं और स्कूल खुलते ही जिस तरह सर मुड़ाते ही ओले पड़ते हैं ना, मैंने कल यूज़ किया। हाँ बिल्कुल इस तरह स्कूल खुलते ही वालिदैन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बताते हैं कि हुआ क्या है और आपको बताएं कि सिंध में स्कूल खुले तो वालिदैन को पता चला कि यूनिफॉर्म्स और किताबों की कीमतें जो हैं वो दुगनी हो चुकी हैं और हुकूमत यहाँ भी खामोश है। वालिदैन शिकायत करें तो किससे करें? बच्चों को पढ़ाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया। किताबों, कॉपीज़ और स्टेशनरी के सामान में 15 से 20% इजाफा जो है वो वालिदैन और स्टूडेंट्स को शदीद परेशान कर रहा है। महंगाई ने पहले ही आवाम की कमर तोड़ रखी थी और अब किताबें, कॉपीज़ भी महंगी हो गई हैं और दुकानदारों के मुताबिक पेंसिल्स, एसेंशियल्स जो होते हैं ना, आपको जिसमें आपको पेंसिल, एक शार्पनर चाहिए, आपको इरेजर चाहिए, तो उन सारी चीज़ों में कोई 15% जो है वो इजाफा हुआ है, विच इज़ कॉज फॉर कंसर्न। अगर एक घर में 4 बच्चे हों और उनको स्कूल जाना है तो आप ज़रा सोच लें कि आपका बजट कहाँ पहुँचेगा। एक्चुअली सोचें क्या, हम ये पता कर भी लेते हैं और हमें जिस तरह ज़ाहिर रुपये डी वैल्यू हुआ है उसके बाद वैसे ही जो इनकम ऑलरेडी लोगों की थी उसमें 30% की कमी आप लगा लें तो क्या सूरत हाल बन रही होगी। नुमाइंदा पेरेंट्स एसोसिएशन फैसल सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे जानते हैं कि ये अचानक से हुआ क्या, कुछ बताया गया था इस इजाफे से पहले और क्या कंसर्न्स हैं वालिदैन के, बताइएगा फैसल। ये कई अरसे से इसी तरह का तरीक़ेकार रहा है प्राइवेट स्कूल्स का, जिसमें वक्तन फ़वक्तन ये इजाफे करते रहते हैं। एक फ़ी के मैटर के ऊपर तो वालिदैन ने अदालत से रुजू किया था और उसके ऊपर कामयाबी भी हासिल हुई, लेकिन साथ साथ जो है ये जो दूसरे मसाइल हैं, ख़ास तौर पे जैसे ये कोर्स है या पेंसिल्स हैं या इस तरह की जो बाकी चीज़ें हैं, इसके ऊपर जो इजाफे हो रहे हैं, इसका इन्फ्लेशन से ज़्यादा स्कूल का और ये जो तालीमी इदारे और ख़ास तौर पे ये जो दुकानदार हैं, इनका आपस का जो है ना वो गठजोड़ ज़रूर नज़र आता है, जिसमें ये इंक्रीमेंट ज़रूर करते रहते हैं चीज़ों के ऊपर। अच्छा, अगर ये ओपन बुक को खोल दें या इसको लिंकअप ना करें किसी एक ऐसे दुकान के साथ जहाँ से ये फोर्स करें कि जी आप यहीं से ले रहे हैं, तो जो एसोसिएशन हैं उनसे बात हुई थी, जो कि बुक्स एसोसिएशन हैं, ओपन बुक यानी अगर ये कोर्सेज जो किताबें पढ़ाते हैं ये इन किताबों को अगर ये ओपन कर दें और ये लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाए पहले ही, और ये जिस तरह एसोसिएशंस होती हैं इनसे हमारा जब इन चीज़ों के ऊपर बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी इसके ऊपर 30% नीचे आ सकती है कॉस्ट। ये एक कॉपी जो कि अवेलेबल है मार्केट के अंदर 30 रुपए की, वही अगर किसी एक प्राइवेट स्कूल से मिलती है तो वो 150 रुपए की कॉस्ट आती है, क्योंकि उसके ऊपर मोनोग्राम लगा हुआ होता है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है और ये बनता चला जा रहा है वालिदैन के लिए। एक तरफ अगर फीस कट डाउन हो रही है तो दूसरी तरफ जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। अच्छा फैसल, ये बताइएगा कि कोई फोरम है, कोई इदारा जहां आप जाके प्रोटेस्ट कर सकें, कोई कुछ मदद हो, कोई रिवर्स हो सके इस किस्म के डिसीजंस, एनी प्लेस दैट यू कैन गो टू? अभी तो फिलहाल कोई नजर नहीं आता इस सिलसिले में।
बहुत शुक्रिया आपका फैसल पेरेंट्स एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह से हम कल सारा दिन रब्ता करने की कोशिश करते रहे उनसे टाइम लेने के लिए कि आज इस टॉपिक पर बात करें, लेकिन पहले कमिटमेंट के बाद उसके बाद कुछ पता नहीं लगा उनका कि कहाँ गए। तो लिहाजा अब तक तो उन्होंने सुन ही लिया होगा कि हम आपको ढूंढ रहे हैं, प्लीज़ हमसे बात करें, कुछ सवाल हैं उनके, अगर आप हमें जवाब दे देते हैं तो बहुत मेहरबानी होगी। ये जो एक कार्टल बन जाता है ना पर्टिकुलरली, ये तो हमारे ज़माने से है बात कि स्कूल वाले बता देते कि भाई ये बुक शॉप है, यहीं से किताबें लेनी है। अब हम बच्चे होते थे, हम भी अम्मा अब्बा को इंसिस्ट करते थे, या तो वो किताबें कहीं और मिलती नहीं थी एक्चुअली में, या फिर हम बस घसीट के ले जाते थे भाई स्कूल ने कह दिया है इस शॉप पे जाना है तो यहीं जाएंगे। अब मुझे एक बात बताएं, कॉपियाँ लेनी है ना जिसमें आपने लिखना है, क्यों लें भैया एक मखसूस जगह से? कॉपीज़ हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, अपने बड़े भाई बहनों की किताबें हैं वो भी ले सकते हैं। वी कैन टेक, मतलब एक ज़माने में आई एम सॉरी बट यही होता था, इतना बर्डन नहीं होता था। अब आप व्हाई आर यू डिमांडिंग कि बस ये दुकान है और नाम प्रिंट हुई कॉपी से क्या हासिल हो जाएगा? पाकिस्तान की टीम नया होना किसी मैच में और टूर्नामेंट से बाहर हो जाए तो फिर आपको बस यही कहना चाहिए कि whosoever plays the best should win. अब वो तो as it is, even if Pakistan is in the running, तो man or woman or the team wins. Or the team wins. लेकिन of course जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो आज वाले मैच में भी होंगे। अच्छा जी, forget that, क्योंकि हमारे और बड़े मसले हैं ना, हमने उन पे बात करनी है। जैसे दूध की कीमतों को एकदम से क्या हो गया, आपको पता है कि कराची में दूध की कीमतों में एकदम से 10 रुपए फी लीटर का इजाफा हो गया। और मैं एक्चुअली सोच रहा था हुमा कि अब हमें वो खबर बनानी चाहिए कि कौन सी चीजें हैं जिनकी कीमतों में इजाफा नहीं हो रहा है या नहीं हुआ है, क्योंकि वो ज्यादा बड़ी खबर बनेगी अब, क्योंकि तकरीबन सारी चीजें तो होशुबा इजाफे के साथ घंटे में हमने पेंसिलों की और इरेजर्स और यूनिफॉर्म्स उन सारों की भी बातें की हैं। तो अब दूध भी, मतलब यू आर वेरी राइट, ये जो लिस्ट है ना ये ख़त्म नहीं होने वाली। तो इंतज़ामिया को इस बात की बाय द वे सबसे ज़्यादा तो बात ये है कि इंतज़ामिया को खबर भी नहीं हुई कि 10 रुपये जो है ये प्राइस बढ़ चुकी है। बज़ाहिर अवाम को लूटने के लिए सबको खुली छुट्टी मिली हुई है और कराची में डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमत में 10 रुपये इजाफे का फैसला कर लिया, खुद ही फैसला कर लिया। और कराची के बाज़ इलाकों में दूध 105 रुपये फ़ी लीटर फ़रोख्त किया जा रहा है और सिंध हुकूमत ने लाइल्मी का इजहार किया है। वी डोंट नो एनीथिंग। मुख्तलिफ एसोसिएशंस ने दूध की कीमत में 10 रुपये इजाफे के साथ अब इसकी कीमत क्या हो गई है, 95 से 105 रुपये फ़ी लीटर में दूध फरोख्त करने पर इत्तफाक हुआ है। डेयरी फार्मर्स ने 2 माह पहले भी दूध महंगा करना चाहा था, लेकिन कमिश्नर कराची ने कोशिश नाकाम बना दी थी। अब भी कमिश्नर कराची दूध की कीमत में इजाफे की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। इफ्तिखार शिलवानी ने तमाम डिप्टी कमिश्नरों और रेवेन्यू एहलकारों को जायद कीमत पर दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने और रोज़ाना रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है, लेकिन ये बात सिर्फ नोटिस लेने और हिदायत देने तक ही महदूद है। जो प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड सूरत हाल है वो इससे बरअक्स है। फार्मर्स एंड कैटल एसोसिएशन के सदर शाकिर गुज्जर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे उनकी वजूहात भी जानते हैं कि अचानक हुआ क्या। एब्सोल्युटली, सबसे पहले तो शाकिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। आपने 10 रुपये लीटर दूध की कीमत जो है वो बढ़ा दी है। ऑब्वियसली भाई ये पाकिस्तान है, जंगल का कानून नहीं चल रहा, एक रियासत है, आप हुकूमत की इजाज़त के बगैर कैसे इस तरह ये कर सकते हैं? ये ज़रा प्लीज़ आप हमें एक्सप्लेन कर दें। देखें जी, जिस रियासत के या हुकूमत के कवानीन की आप बात कर रही हैं ना, ये उसी रियासत के डंडे के नीचे जो डंडा घूम रहा अवाम उन्नास पे, और इस हुकूमत के पास, इस कमिश्नर कराची के पास वो जादू की छड़ी है कि पूरा मुल्क महंगाई के तूफान की जद में, और सिर्फ दूध की कीमतों को इन्होंने एक जगह पर मुस्तहकम रखा हुआ है। आप ये जानते हैं दूध की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन 110 रुपये फी लीटर है और आप 85 रुपीज पर लीटर फार्मर से ले रहे हैं, यानी कि उसमें अडल्ट्रेशन हो रही है 30 रुपया फी लीटर की। आप ये समझ लें, आप जहर पी रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जी बात ये है, जो गवर्नमेंट एक तरफ तो डेयरी सेक्टर की बेहतरी की बात करती है, लाइव स्टॉक सेक्टर की बेहतरी की बात करती है, और वही इमरान खान इस लाइव स्टॉक सेक्टर की तबाही और बर्बादी के इकदाम कर रहे हैं। जब असद उमर और जहांगीर तरीन जैसे लोग इनके दाएं और बाएं होंगे तो डेयरी सेक्टर तबाही और बर्बादी के दहाने पे खड़ा होगा। अच्छा शाकिर साहब, ये बता दीजिए कि आप कोई बीच का रास्ता निकालने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जाहिर है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बड़ी है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर करें तो वो आपके साथ भी ज्यादती होगी, आपके साथ भी लोगों का कारोबार, हजारों लाखों लोगों का कारोबार जुड़ा है। कितनी अचानक से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई कि एकदम फी लीटर इजाफे की हम बात कर रहे हैं। 1, 2, 3 रुपए समझ आती है, लेकिन ये 10 रुपए का इजाफा है सर।
आप एक बात तो देखें, आप सबको पता है कि रुपया कितना डीवैल्यू हुआ है और इन्फ्लेशन रेट कितना बढ़ा है, और हमसे हाई कोर्ट में ये तय किया गया था कि हर 4 माह बाद इन्फ्लेशन रेट के मुताबिक कीमतों में कमी या बेशी होगी। तो हमें या तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक ये कीमतें दें या इन्फ्लेशन रेट के मुताबिक कीमतें बढ़ाएं, या फिर डिमांड एंड सप्लाई पे से लेकर कीमतों को डीरेगुलेट कर देंगे। तो मैं ये कहूंगा कि महंगाई बढ़ने वाली है आपकी नजर पे, और गैर जरूरी है कि मैं उस पर कोई लंबी चौड़ी तकरीर करूं कि जितनी महंगाई बढ़ गई, ये चीज इतनी महंगी होगी। तो बहुत जरूरी ये है हम सब हकाइक, शवाहिद और मेरिट की बुनियाद पर डेयरी फार्मर्स को उनकी कीमतों को का नोटिफिकेशन जारी करें फौरी तौर। अच्छा, अब ये जो कार्रवाई का कहा जा रहा है, और कार्रवाइयां बाज़ जगह पर रिपोर्ट भी हुआ, कुछ 1-2 जगह हुई भी हैं, तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को कह दिया गया है कि जो दूध महंगा बेच रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इसमें क्या मौक़िफ़ है आपका? कार्रवाई करें, जाहिर सी बात है खुली वायलेशन की है ना हमने, और हमें मजबूर किया गया वायलेशन करने के लिए। आपको पता है कि महंगाई हद से बहुत ज्यादा बढ़ गई, नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी किया जा रहा? आपको पता है कि करप्ट निजाम के अंदर हम जी रहे हैं। इस करप्ट निजाम के अंदर जब दूध के नोटिफिकेशन के लिए हमसे पैसे तलब किए जाएंगे तो हम क्या करेंगे? हम यही करेंगे ना, हम हड़ताल पे जाएंगे। और मैं आपके चैनल की तवज्जुह से ये भी कहूंगा कि कल की 11 तारीख से जो दूध की हड़ताल और दीगर चीजों का ऐलान किया गया, DCFA पाकिस्तान उसकी भरपूर हिमायत करेगी और साथ देगी होलसेलर्स और रिटेलर्स का। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हड़ताल का प्रॉबेबली फैसला हुआ है। बहुत हमसे बात कर रहे थे, और बात ये है, अगर आप उनकी बात समझे हो तो महंगाई तो हुई है, और जिन्होंने आगे ये फैसले किए हैं कि 10 रुपए फी लीटर ज़्यादा कर दो, उनको भी ऑब्वियसली महंगा पड़ा है। सो द सिस्टम एक्चुअली इज फ्लॉड, और ये पीछे से चीज़ें हो रही हैं, और इनका भी यही कहना था कि हमें भी बताएं। मेरा ख्याल है कि हम इस बात पे बहुत बहस कर चुके हैं कि जो महंगाई के तूफान की टर्म हम इस्तेमाल करते थे ना, ये अपने इर्द गिर्द आपको एक्चुअली तूफान आता हुआ नजर आ रहा है। तूफान आ क्या रहा है? हम उस गर्दाब में फंस चुके हैं, क्योंकि इनकम आपकी बढ़ नहीं रही। बढ़ना क्या, खैर इनकम आपकी बढ़ नहीं रही। जो रुपये की ऑलरेडी वैल्यू थी वो नीचे चली गई है। 30% आप वैसे ही सोचें, जो आप 20 रुपये कमा रहे थे वो आप 12 रुपये कमा रहे हैं। आप बेसिकली अब जो आप कमा रहे हैं ना, उसकी वैल्यू आप 35% तो वैसे ही कम कर दें, तो लिहाजा आप देख लें। एनीवे, वी आर नॉट गेटिंग इनटू द मैथ। हमारे जो गेस्ट हैं वो हमारा वेट कर रहे हैं, और हमने उनसे अच्छी बातें करनी है, तो लिहाजा वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ये टेंशन वाली बातें। आपको बताएं कि पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो गुज़िश्ता चंद सालों में बहुत ज़्यादा फ्लरिश की है। पहले बीच में एक लल आ गया था, हमारी इतनी मूवीज़ भी बनना जो थी वो रुक गई थी। अब इंटरनेशनल आलमी सतह पे हमारी मूवीज़ जो हैं वो दिखाई जा रही हैं। मूवीज़ दिखाई जा रही हैं, हमारे स्टार्स को रिकग्निशन मिल रही है। हमारे स्टार्स ने क्रॉस द बॉर्डर जाके बहुत काम किया है। हमारी टेलीविज़न इंडस्ट्री तो पहले से ही बड़ी रिकग्नाइज थी, और बॉलीवुड में भी हमारे कुछ सितारे गए और बड़े कामयाब रहे हैं। पाकिस्तानी फिल्में अब दुनिया की नज़रों में आ रही हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं हारून रशीद हमारे साथ मौजूद हैं, एंटरटेनमेंट को कवर करते हैं, बॉलीवुड, लॉलीवुड, अब तो लॉलीवुड नहीं कहते, लेकिन आई रियली लाइक द टर्म लॉलीवुड। हारून राशिद, और इन्होंने आपको इनसाइडर समझाया जाता है। हारून, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मुझे बहुत खुशी हुई है यहाँ कि मुझे बहुत खुशी हुई है आप दोनों से मिलके, क्योंकि लंदन में मैं आपका भी शो देखता हूँ। इट्स अमेजिंग टू बी हियर। अच्छा, आपको भी देखते रहते हैं। बिल्कुल, आपके तो जो क्लिप्स वगैरह सोशल मीडिया पे वी वॉच यू, आप बड़े अच्छे इंटरव्यूज लेते हैं पाकिस्तानी स्टार्स के और हर किसी के। वाकई आपको लगता है देयर इज अ चेंज नाउ कि पहले तो एक रीमा जी, मीरा जी, मतलब ये 2-3 हमारे बड़े अच्छे स्टार्स अभी भी हैं, अब तो माशाल्लाह वी हैव लाइक अ होल न्यू जनरेशन ऑफ वेरी टैलेंटेड people who are in this industry? बिल्कुल, पिछले 3-4 सालों में इतना कुछ बदल गया है यहाँ पे कि आई थिंक वन ऑफ द रीजंस इज क्योंकि अब पाकिस्तानी ड्रामे यूट्यूब पे भी होते हैं, तो जो यूके की ऑडियंसेस है उनको भी अब रिकग्निशन हो गई है कि ये कौन से स्टार्स हैं, ये कौन से ड्रामों में आते हैं। और अब सोशल मीडिया की वजह से भी पीपल आर फॉलोइंग यू ऑन इंस्टाग्राम, तो इस वजह से ना पाकिस्तान का जो स्टार सिस्टम है बॉलीवुड की तरह हो गया है। देयर इज़ अ हायरार्की ऑफ स्टार्स, यानी कि आपको पता है कि मायरा खान, महविश हयात, सबा कमर, ये जो बिग स्टार्स हैं, ए-लिस्ट स्टार्स जो है, ये यूके में भी बहुत ही पॉपुलर हैं। और जब ये यूके आते हैं अपनी फिल्में प्रमोट करने के लिए, जैसे पहले मायरा खान आई थी बिन रॉय प्रमोट करने के लिए 2015 में, और वो पहली दफ़ा था जब मैंने एक पाकिस्तानी इंटरव्यू किया था, पाकिस्तानी स्टार को इंटरव्यू किया था, और उस इंटरव्यू की पॉपुलैरिटी की वजह से मैंने खुद एक कॉन्शियस डिसीजन बनाया था कि मैं अब आगे जाके और पाकिस्तानी स्टार्स को। अच्छा हारून,
हमारी टेलीविज़न इंडस्ट्री तो ज़ाहिर पहले ही पूरी दुनिया में मकबूल है, लोग जानते हैं, ड्रामा हमारे बहुत मशहूर हैं, लेकिन अब फिल्में जब बनना शुरू हुई तो फिल्मों ने भी क्या बाहर की ऑडियंसेस में वो जगह, वो मकाम बनाया है, या अभी पाकिस्तानी फिल्म अगर किसी इंटरनेशनल थिएटर में लगती है तो लोग सोचते हैं कि हाँ जाके देखेंगे? सिर्फ कुछ फिल्मों ने ऐसा कोई बिग इम्पैक्ट बनाया, जैसे पंजाब नहीं जाऊंगी was a huge hit in the UK. Also जवानी फिर नहीं आनी 2 was a huge hit in the UK. कुछ स्टार्स हैं that have the pulling power, जैसे बॉलीवुड में शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान है, वैसे ही हुमायूं सईद, फहद मुस्तफ़ा, इनके पास इतना पावर, महविश हयात, मायरा खान, अब मौला जाट का सब इंतज़ार कर रहे हैं, हमें पता है कि वो भी यूके में बहुत ही बड़ा हिट होगा, फवाद की भी बहुत बड़ी वहाँ पे फॉलोइंग है, लेकिन टीवी ड्रामा ज़्यादा पॉपुलर है अभी भी यूके में, शायद इसलिए क्योंकि जब पाकिस्तानी फिल्में बनती हैं दे डोंट थिंक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट फिल्म मेकिंग का एक हिस्सा है कि आप अपनी फिल्म लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे, वो कैसे देखेंगे। और अभी अभी जो फिल्म रिलीज हुई है बाजी, उसके स्क्रीन्स बहुत कम थे यूके में, मैं खुद देखने गया था वहाँ पे, मैं हैरान था कि कोई आया ही नहीं हुआ था फिल्म देखने के लिए, और ये इसलिए है क्योंकि मार्केटिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन में अभी तक इतना ध्यान नहीं लोग दे रहे। अच्छा, एक कंपैरिजन थोड़ा सा आप हमें दें कि नेचुरली आप बॉलीवुड के स्टार्स को भी करते हैं इंटरव्यू, और एक रिएक्शन आपको, वहाँ पाकिस्तानी इंडियन दोनों कम्युनिटीज़ हैं, हम काफ़ी पीछे हैं फ्रॉम द सेंस कि जब वहाँ कोई इंडियन मूवी लगती है, कोई इंडियन स्टार्स आते हैं, वी हैव सीन कि वहाँ एक फ़ैन फॉलोइंग का लेवल उनका क्या है। पाकिस्तानियों का उसी तरह है या अभी रिजर्व्ड है ज़रा पाकिस्तानी? आई थिंक पाकिस्तानी अभी तक थोड़े से रिजर्व्ड हैं, वो आते हैं, जैसे ईद की फिल्म होगी वो आ जाते हैं, लेकिन उसके अलावा जैसे कुछ बहुत ही अच्छी फिल्में आई थी पिछले साल में, जैसे केक एक फिल्म थी, बिल्कुल केक बहुत अच्छी थी, मोटरसाइकिल वाज अ बिग हिट in UK as well. In UK, Ali Zafar has a massive मोटरसाइकिल गर्ल एक थी, पता नहीं वहाँ लगी कि नहीं, रिलीज नहीं हुई। अब ये भी मसला है ना कि जैसे लाल कबूतर मैंने सुना है कि बहुत अच्छी फिल्म है, वहाँ रिलीज नहीं हुई, और ये भी होता है कि कभी कभी यहाँ पे फिल्में रिलीज होती हैं, वहाँ पे 2-3 हफ्ते बाद रिलीज होती हैं, तब तक तो बज़ सारा चला गया होता है, कोई देखना नहीं चाहता। लॉर्ड वेडिंग बहुत अच्छी फिल्म थी, अमेजिंग फिल्म। अच्छा हारून, आप जाहिर है बॉलीवुड के स्टार्स को भी इंटरव्यू करते हैं, आप हमारे यहाँ से इंडस्ट्री के सुपर स्टार्स को भी इंटरव्यू करते हैं, जब आपकी उनसे बात होती है, देयर वाज अ टाइम जब बड़ा जबरदस्त कल्चरल एक्सचेंज हो रहा था, सबा कमर ने हिंदी में क्या धमाकेदार परफॉर्मेंस दी, माहिरा की फिल्म आई, सज्जल ने मॉम में इतनी इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस दी, फिर फवाद खान की तो फैन फॉलोइंग अक्रॉस द बॉर्डर, पूरी दुनिया उससे जानती है, कोई टकी चुपी बात है नहीं। अब जब ये सब कुछ बंद हो गया है तो बॉलीवुड स्टार्स का क्या रिएक्शन होता है जब आप उनसे पूछते हैं कि भाई एक वक्त वो था और अब there's zero cultural exchange, so do they have their reservations या उनकी क्या राय होती है? नहीं, I don't think they have their reservations, लेकिन लोग कैमरे पे बोलने से कुछ डरते हैं। बॉलीवुड स्टार्स भी ये ज़्यादा पाकिस्तानियों की तारीफ नहीं करना चाहते हैं कैमरे पे, ये मैंने नोटिस किया है, लेकिन कुछ हैं जो नहीं डरते, जैसे अनुराग कश्यप जो हैं, जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने शायद 1 साल पहले उन्होंने केक के बारे में एक ट्वीट लगाया था कि मुझे ये फिल्म बहुत पसंद आई थी, तो 2 हफ्ते पहले मैं उनसे मिला तो मैंने कहा आप डरे नहीं थे कि आपने ये ट्वीट लगाया था? तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं डरता नहीं हूँ, अगर कोई चीज़ अच्छी है तो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। अब वो खुद कह रहे थे कि मैं मौला जट के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, आई कांट वेट टू वॉच इट। तो ऐसे लोग हैं जो डरते नहीं हैं, लेकिन बॉलीवुड में पाकिस्तानी स्टार्स को बैन होना पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि जब से ये हुआ है पाकिस्तानी स्टार्स ना अपने आप के इंडस्ट्री में बहुत ही वो कुछ प्राइड आ गया है पाकिस्तान में, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री भी ज़्यादा आगे जाए, और आई हैव सीन वही स्टार्स जो इंडिया में जाके काम कर रहे थे वो यहाँ पे ज़्यादा मेहनत लगा रहे हैं। अच्छा, एज अ फुट नोट मैं इधर ये भी मेंशन करना चाहूँगी, अब हम अगर आप इंटरव्यूज़ वगैरह देखें हमारे जो कुछ स्टार्स हैं, अब हमें पता चल रहा है कि अ लॉट ऑफ देम ऑडिशन फॉर सम वेरी बिग रोल्स इन बॉलीवुड एज वेल, जो कि उस वक्त जब वो कर रहे होते थे, हुआ नहीं हुआ दैट्स अनदर स्टोरी, बट दे वुडंट मेक अ बिग डील आउट ऑफ इट। दे आर टेलिंग कि फलाने रोल के लिए कि हमें भी ऑफर हुई थी, हमने ऑडिशन भी किया लेकिन वो नहीं हो सका, बिकॉज नाउ दे आर समथिंग ओवर हेयर इन पाकिस्तान। अब वो आप इतनी बड़ी चीज़ पाकिस्तान में बन चुके हैं कि अब इट्स ओके टू से कि हमें किसी और चीज़ का सहारा नहीं लेना पड़ा। लेकिन ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती कि मैंने नोटिस किया कि जो लोग बॉलीवुड से आके काम करते हैं यहाँ पे उनको ज़्यादा इज्जत मिलती है। ये नहीं है कि जो लोग पहले से यहाँ पे काम कर रहे थे वो अच्छे नहीं हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, उनको भी थोड़ी कदर करनी चाहिए। ऐसा जैसे फहद मुस्तफ़ा इज इक्वली अ बिग स्टार, महविश हयात इज इक्वली अ बिग स्टार। म्यूजिक इंडस्ट्री की थोड़ा बात करते हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान का जो म्यूजिक सीन है,
नीड्स नो इंट्रोडक्शन अक्रॉस द ग्लोब, चाहे आतिफ असलम हो गए या अगर यंगर लॉट में देखें आसिम अजहर हैं, मोमिना मुस्तहसिन हैं, ये लोग हैं, राहत फतेह को भी राहत फतेह अली खान साहब की तो क्या ही बात है। तो मेरा ख्याल है कि जो भी लोग उर्दू बोलते समझते हैं वो तो इन लोगों का तो कोई मुकाबला नहीं है। नहीं बिल्कुल इंटरनेशनल कम्युनिटी में बिल्कुल कोई भी राहत या आतिफ या कोई भी आके यूके में परफॉर्म करे, वेम्बली अरीना इज सोल्ड आउट, दे कैन सेल आउट एनी स्टेडियम एनी अरीना इन द यूके, क्योंकि उनकी इतनी आई थिंक इट हेल्प्स के आतिफ और राहत ने तो बॉलीवुड में भी बहुत काम किया हुआ है और लोग भूल जाते हैं कि वो पाकिस्तानी है। मैं सच में बताऊं, जो लोग थोड़े से शायद रेसिस्ट भी हो सकते हैं, जो पाकिस्तानियों को जाके ना सपोर्ट करना चाहें, वो भूल जाते हैं कि आतिफ और राहत वो जब इस लेवल ऑफ टैलेंट जब सुन लेते हैं वो उससे महसूस हो जाते हैं तो देन इट डजंट मैटर। और उनके अलावा जो यहाँ के लेजेंड्स हैं जैसे आबदा परवीन, उनका कॉन्सर्ट हो रहा है अभी शायद कल ही हो रहा है यूके में, सो पीपल आर सो एक्साइटेड। वहाँ पे पाकिस्तानी आर्ट की बहुत कदर की जाती है। आई विश देयर वाज मोर पीपल गोइंग फ्रॉम हियर to the UK। अभी भी आपको लगता है कि कम लोग जाते हैं, कम लोग परफॉर्म करते हैं? कम लोग परफॉर्म करते हैं, ज़्यादा करने चाहिए और प्रमोशन ज़्यादा होना चाहिए। ये बात एक है कि फिल्में अच्छी बन रही हैं या गाने अच्छे बन रहे हैं, उनकी प्रमोशन भी तो लोग ठीक तरह से करें ना, फिर सिर्फ जाके लोग जाके टिकट खरीदेंगे और वहाँ जाके देखेंगे उन्हें। मेरा ख्याल है कि पहले जाएं, पहले हारून के पास इंटरव्यू दें इवेंट से पहले, बाद में नहीं, फिर वो पब्लिसिटी ऑलरेडी हो जाए। वेरी क्विकली हारून, अब आपने ऑब्वियसली लक्स स्टाइल अवार्ड्स अभी आपने अटेंड किया, लेकिन अभी आप आए थे और हम वैसे ही बैंटर कर रहे थे, आपने हमें बताया कि अगर कोई किसी अवार्ड शो में लल हो जाता है या कुछ फॉपाज हैं, कोई ऑकवर्ड मोमेंट्स हैं, दैट्स ऑल अक्रॉस द बोर्ड, बाकी अवार्ड शोज में भी ये होता है। मैं आईफा अवार्ड्स में भी गया हूँ, आई वेंट टू द टाइम्स ऑफ इंडिया फिल्म फेयर अवार्ड्स, ये होता है, हर जगह होता है। यूके के ऑस्कर्स तक आपने देखा नहीं था 2 साल पहले वो एनवेलप का मिस्टेक हो गया था। आई वांट पाकिस्तान टू बी प्राउड ऑफ पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट। वी आर डूइंग अ रियली गुड जॉब। पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इतना तरक्की कर रहा है, इतना प्रोग्रेस हो रहा है, लोगों को प्राउड होना चाहिए कि हमारे भी स्टार्स हैं, हमारे भी सेलिब्रिटीज हैं, हमारे किसी से भी कम नहीं है हम। जबरदस्त हारून, थैंक यू सो मच। वैसे आपको क्या लगता है, जल्दी से बता दें कि आने वाले वक्तों में कौन सुपरस्टार होने वाला है पाकिस्तान इंडस्ट्री में, किसमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल नजर आ रहा है आपको? अच्छा, मैं 2 दिन पहले ज़ारा नूर अब्बास से मिला था, and I think she's beautiful, I think she has lots of potential, I think she's going to be a future star. Wonderful, जबरदस्त। हमारा भी वैसे ही ख्याल है, बिकॉज माशाल्लाह टैलेंट जो है उनमें, और क्या उनकी लेगेसी है, उनके तो खून में उनके टैलेंट है, तो क्या बात करें। Posture is very graceful. Very good. हारून, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर, और बड़ा मज़ा आया आपके साथ बातें करके। अच्छा जी, ये तो हो गई कुछ चीज़ें, हमारे भी कुछ चीज़ें फंसी हुई थी जब से हमने अवार्ड शोज़ वगैरह के बारे में, नॉट जस्ट दिस वन, पिछले कुछ अरसे से हम लोग कह रहे हैं कि हमारा शायद स्टैंडर्ड थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए, हमारी स्क्रिप्टिंग बेहतर होनी चाहिए, बट ये प्रॉब्लम्स हो जाती होती हैं। जैसे कि हारून ने भी हमें बता दिया, नो बिग डील, द बेस्ट टीम्स आर देयर, इसमें कोई बुराई नहीं है भाई, जब हम बेस्ट होते हैं तो हम भी अप देयर होते हैं, दे एवरीबॉडी डिजर्व्स टू बी देयर। कि हम न्यूजीलैंड से बेहतर ही परफॉर्म करके गए थे, ऑल्दो हम बस रन रेट की वजह से मार खा गए। टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं। हम अपनी छोड़ते हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। एग्जैक्टली ना, मैं तो इंतजार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक, ठीक ठाक होंगे आई एम श्योर। लेकिन ये बता दें साथ में कि मैनचेस्टर में ही पाकिस्तान और भारत का मैच हुआ था और आज यही भारत और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल होने जा रहा है। इस वक्त ये सेमीफाइनल जीतने के लिए फेवरेट टीम कौन सी आपको लग रही है और क्यों? देखिए, ओल्ड ट्रैफर्ड की कंडीशन के मुताबिक अगर बात करें तो इंडिया को सूट करता है और पाकिस्तान से वो यहाँ पे जीते हुए हैं और यहाँ पे पिच में ब्रेक भी होना शुरू हो जाता है और इस इंडिया के पास स्पिनर बड़े अच्छे हैं, उनके पास पेसर भी बड़े अच्छे हैं। अगर थोड़ी सी मूवमेंट मिलती है, थोड़ा मॉइस्चर होता है अर्ली ऑन, तो बड़ा अच्छा होता है। इनके इंडिया के जो पास फास्ट बॉलर हैं, अगर इंडिया पहले बैटिंग भी करता है तो उनके पास इतनी स्टडी बैटिंग है कि वो विकेट पे स्टे करते हैं और बॉल को अच्छा लीव करते हैं, मेरिट पे खेलते हैं और पेशेंस से खेलते हैं। तो सारा एडवांटेज जो है वो इंडिया को जा रहा है और 90% मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के चांस है जीतने के। अच्छा अब्दुल रज़ाक, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि इंडियन टीम यूँ तो बहुत मजबूत चल रही है, लेकिन अभी भी उनका जो फास्ट बॉलिंग लाइनअप जो है वो इतना कोई सेट नहीं हो पा रहा, तो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ उन्हें क्या करना होगा कि वो ज़रा बेहतर कुछ ऑप्शन शामी के साथ जाना चाहिए उन्हें या बुमराह के साथ जाना चाहिए? ओके, देखिए, मैंने पहले ही बात कही थी कि इंडिया में जितने भी मुस्लिम फास्ट बॉलर आए हैं वो जब तक परफॉर्म करते रहते हैं वो टीम में स्टे करते हैं। एक मैच में उनकी परफॉर्मेंस गंदी होती है तो वो टीम से बाहर निकालने की कोशिश में लग जाते हैं। तो दूसरे जो इंडियन बॉलर हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता,
और जितने भी मुसलमान फास्ट बॉलर आए हैं तो उनको परफॉर्म करना पड़ता है। जैसे शामी ने भी 5 आउट किए, 4 आउट किए, 4 आउट किए, 5 आउट, वो इस तरह उसका रेशो चल रहा है। तो वो इस तरह रेशो से चलता रहेगा तो वो टीम में रहेगा। जहाँ वहाँ पे उसको एक मैच गंदा गया तो वो उसके बाहर होने के चांसेस हो जाते हैं। अच्छा, साथ ही ये भी बता दीजिएगा कि न्यूजीलैंड के ओपनर पूरे वर्ल्ड कप में कुछ खास नहीं दिखा सके हैं। सेमीफाइनल जैसे बड़े मैच में भी वो परफॉर्म ना कर पाए तो कितना दबाव आ सकता है बाकी टीम पर? देखें, ओवरऑल देखा जाए न्यूजीलैंड ने इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी इनके लकी थे कि 6 स्कोर रह गया था तो ब्रेथ वाइट आउट हो गए, वरना वही मैच इनके हाथ से निकल गया था। तो इनकी बॉलिंग भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही क्योंकि बॉलिंग में इनके बॉलर को पिचेस जो जैसे इनको चाहिए वो उस तरह सूटेबल नहीं मिल रही। थोड़ा सा ग्रास होना चाहिए, थोड़ा सा मॉइस्चर होना चाहिए, फिर थोड़ा सा बाउंस भी होना चाहिए, तो बड़े इफेक्टिव हो जाते हैं न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर। जहाँ थोड़ा सा फ्लैट ट्रैक आता है वहाँ पे ये बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं। इवन के इनकी बैटिंग भी स्ट्रगल करती है, बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी स्ट्रगल करती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंडीशन जो है ना इनके अगेंस्ट है, तो बड़ा मुश्किल होगा न्यूजीलैंड का इस मैच में जीतना। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया। टेस्ट हमसे बात कर रहे थे। सो इट इज़ एनीबडीज गेम टुडे, लेट्स सी कि क्या होता है। अहम इशू है जो आपको बताना है, वफाक ने कराची के 3 बड़े अस्पतालों का कंट्रोल 2 हफ्तों बाद ही सिंध हुकूमत को वापस कर दिया है। और सूबाई हुकूमत पहले ही अस्पताल वफाकी हुकूमत को देने पर तैयार नहीं थी। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ था कि जिना अस्पताल NICVD और NICH को मयारी अस्पताल बनाने में सूबाई हुकूमत ने दिन रात मेहनत की है। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने 2 अप्रैल को अस्पताल वफाक के सुपुर्द करने का हुक्म दे दिया था। और आपको ये भी बताएं कि 23 मई को वफाकी हुकूमत ने अस्पतालों का चार्ज संभाल लिया। अब वफाकी काबीना की कमेटी का मौक़िफ़ है कि वफाकी हुकूमत के पास तो बजट ही नहीं, सिंध हुकूमत को मौका दिया जाए कि वो इन अस्पतालों की वापसी के लिए नज़रसानी दरख्वास्त दायर करे। कैबिनेट ने वज़ीर आज़म की हदायत की रोशनी में ये फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट चूँकि फ़ंड्स जो हैं वो सूबों को ट्रांसफ़र होते हैं और सूबे वो देने के लिए तैयार नहीं है मंसूबे, और वफाकी हुकूमत बग़ैर फ़ंड्स के उन मंसूबों को अपने बजट के अंदर जहां पहले स्पेस नहीं है तो हम कोई नया बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। सिंध हुकूमत का कहना है कि ये इस मौक़िफ़ की तस्दीक है कि अस्पताल चलाना PTI हुकूमत के बस की बात नहीं है। हम उस दिन से कह रहे थे कि वफाक की ना विल है, लेकिन पैसे तो सेकेंडरी बात होती है। पैसों की शदीद किल्लत हमारे पास भी है। उनके कम के बावजूद हमें विल थी कि अस्पताल हम तो पहले दिन से कह रहे हैं आपसे नहीं चलेंगे, ये हम ही चलाएंगे। अच्छा जी, इसी पे हम ज़रा मज़ीद बात करेंगे। और नुमाइंदा जियो न्यूज़ खावर खान, जो कि इस किस्म की खबरें उनकी बड़ी नज़र होती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, उनसे बात करते हैं। खावर, सबसे पहले तो ये बताएं कि वफाकी हुकूमत ने कराची की 3 बड़े अस्पतालों का कंट्रोल सिंध हुकूमत को वापस कर दिया है। आप हमें बताएं कि इस वक्त इन अस्पतालों की हालत क्या है, बिकॉज यू वुड नो बेटर देन एनीवन एल्स, और किस नौयत के मसाइल जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। कौमी इदारा बराए सेहत अतफ़ाल जो कि ना सिर्फ कराची सिंध बल्कि बलूचिस्तान और मुल्क के बाहर से भी यहाँ पे बच्चे आते हैं जिनकी जो तिब्बी दादरसी की जाती है, वहाँ पर भी इस वक्त मसाइल हैं। उनका जो मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्सेस बनने थे जहाँ पे NICU था, ICU था और दीगर वार्ड जो थे उनकी तामीर के हवाले से भी काम वहाँ पर रुका हुआ है। तीसरा जो जिना अस्पताल है वहाँ पर भी बड़े शॉर्टेजेस है। सिर्फ ये बता दूँ कि इस अरसे के अंदर जो है क्योंकि मामला अदालत में था तो ना ही तरक्कियाँ हुई हैं और ना ही तकर्रुरियाँ हुई हैं मज़ीद डॉक्टरों के। दूसरे जिना अस्पताल की बात की जाए तो 28 प्रोफेसर हैं, जो कि 28 वार्ड्स हैं, उनमें से 26 रिटायर्ड हो गए। सिर्फ 2 प्रोफेसर जो है प्रोफेसर इकबाल आफरीदी और प्रोफेसर तारिक महमूद जो हैं ये सिर्फ मौजूद हैं। 28 डिपार्टमेंट में से सिर्फ 2 डिपार्टमेंट के हेड्स मौजूद हैं, बाकी तमाम के तमाम रिटायर हो गए क्योंकि अदालत की जानिब से पाबंदी लगाई हुई थी कि जी ना ही आप कोई नई तकर्रुरी कर सकते हैं, ना ही किसी को तरक्की दे सकते हैं। इसी तरह NICVD की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी जो है जो इंतज़ामी उमूर हैं उन्होंने अपना एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया जिसके तहत वो अपने इंतज़ामी उमूर चला रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी इंतज़ामी उमूर बड़ी मुश्किलात से दो चार हैं। फ़ंड्स की वहाँ पे भी इशू है। इसके साथ साथ जो
इंतज़ामी उमूर हैं वहाँ पर भी काफ़ी मसाइल का सामना है। NICH का भी यही मसला है कि सिर्फ वहाँ पर एक प्रोफेसर डॉक्टर जमाल रज़ा जो कि सरबरा की हैसियत से अस्पताल के वहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी जो वार्ड्स के सर मौजूद नहीं है। ये बताएगा कि अब आप इन अस्पतालों से ज़ाहिर है अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, आप जाते रहते हैं, यहाँ जो मसाइल बने हैं, जो हालत अब हो चुकी है, इसका जिम्मेदार किसको ठहराया जा सकता है? क्या सिंध हुकूमत के पास जब ये अस्पताल थे तो सब ठीक था, अब ज़्यादा हालत ख़राब है या उस वक्त ज़्यादा ख़राब थी? कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब में सेटेलाइट सेंटर ज़रूर बना दिए गए, सूबे सिंध के अंदर मुख्तलिफ सूबों के अंदर उन्होंने अपने सेटेलाइट सेंटर्स बनाए, लेकिन जो ये इनकी बिल्डिंग है इसको ही इन्होंने वसी नहीं किया है। जो इनके वार्ड्स हैं वो भी इस वक्त खस्ता हाली का शिकार हैं। इसी तरह NICH के अंदर भी काफ़ी मसले मसाइल हैं, वार्ड्स जो हैं वो उनकी हालत अबतर है, बेहतरी की जा रही है, निजी शोबों के ताउन से काम किया जा रहा है, लेकिन मज़ीद जो है इस वक्त जो सबसे बड़ा टास्क होगा सिंध हुकूमत का वो ये होगा कि इन तीनों अस्पतालों के अंदर जो इंतज़ामी उमूर चलाने हैं वो किस तरह चलाया जाएगा। आया इसी तरह चलाएंगे, MS के तकर्रुर होगा, इंतज़ामी उमूर इसी तरह चलाएंगे, नए प्रोफेसर्स हायर किए जाएंगे या बोर्ड या कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा कि जी हर अस्पताल जो एक बोर्ड के तहत चलाया जाए, जिस तरह NICVD चलाया जा रहा है या NICH चलाया जाएगा या जिना अस्पताल चलाया जाएगा। तो ये तमाम सूरत हाल है इस वक्त कि तीनों अस्पताल अब बाकायदा तौर पर वफाक से सूबों को मुंतकिल हो गए हैं और अब तीनों अस्पताल जो है वो सूबों के मातहत काम करेगा। इस तमाम अरसे के अंदर ये बात ज़रूर निशानदेही करेंगे, तनख्वाहें और जितने भी मरात हैं वो सिंध हुकूमत ही इन तमाम मुलाजमीन को फराहम कर रही थी जो कि इन तीनों अस्पतालों के अंदर काम कर रहे थे। अच्छा, खबर ढेर है कि ये अस्पताल सिंध हुकूमत के मुतालबे पर ही उन्हें वापस दिए गए हैं, तो अब सिंध हुकूमत को इन अस्पतालों की बेहतरी के लिए फ़ौरी तौर पर क्या करना होगा? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि फ़ौरी तवज्जो मांगती हैं? जी, जिस तरह अगर NICVD की बात की जाए तो वहाँ पर एक्सपेंशन फ़ौरी तौर पर ज़रूरत है। हमने 12 देखा है कि जी आपने इतना बड़ा हॉस्पिटल बना दिया है, लेकिन जो मरीज़ हैं एमरजेंसी का वही साइज़ है उसको बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि मरीज़ों की तादाद जो है उधर जा रही है। ऑल्दो के जी जो वार्ड्स बनाए गए हैं, लेकिन जो हॉस्पिटल अंडर ब्रिजेस जो उन्होंने अपने क्लिनिक्स बनाए हैं, जो यूनिट्स बनाए हैं जी फ़ौरी तौर पर तिब्बी इमदाद दी जा सके, उसको बढ़ाना होगा। अद्वियात का मसला बहुत है अस्पतालों के अंदर, उनको बढ़ाना होगा। डॉक्टरों की तकर्रुरियाँ करनी होंगी क्योंकि वार्ड्स खाली पड़े हैं, कोई इस तरह की एक्सपेंशन नहीं हो रही है कि जी फौरी तौर पर जो डॉक्टर्स हैं वो काम करें। जो नर्सेज हैं उनका भी एहतजाज चल रहा है कि जी सिंध हुकूमत ने उनके मुतालबात मंजूर नहीं किए हैं और पूरे सिंध की जो इस वक्त नर्सिंग है वो इस वक्त एहतजाज पर है कि जी उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जा रहे हैं। तो इस तरह के मसाइल हैं। गुज़िश्ता साल हमने देखा था कि जी डॉक्टर्स जो है YDA उन्होंने स्ट्राइक कर दी थी कि जी उनकी मराद जो हैं वो दीगर सूबों के बराबर की जाएँ। तो इस तरह का एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा जिसके तहत तीनों अस्पतालों को काम किया जाए और इस तरह लाइजॉन किया जाए कि तीनों अस्पताल जो हैं बैक वक्त सर्विसेज भी दे सकें और आवाम जिसके लिए कहा जाता है कि जी फौरी तौर इदाद रसी के लिए दावे किए गए हुकूमत की जानिब से, तो उनको जो है पूरा किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन खबर से भी ये बात करके और फिर नूर हसन की हम जो डेथ की बात कर रहे हैं, कितने अजीब सर्कमस्टेंसेस में होगी। मतलब हमारे डॉक्टर्स, हमारे अस्पताल, हमारी क्लिनिक्स, हमारे हालात क्या हैं? आई एम सॉरी बट ये सोचने पे इंसान मजबूर हो जाता है बिकॉज आई स्टिल हैवंट गॉटन ओवर कि नूर हसन के साथ उस यूनिट में जहाँ वो एडमिटेड था हुआ क्या होगा कि वो समझ आ जाता है इंसान को कि कोई तिब्बी मसला हो गया, मतलब है कि इनोसेंट बायस्टैंडर इंसान बन जाता है। ये तो बंदा खुद रिकवर कर रहा है, वहाँ कोई मरा, उनकी लड़ाई हुई और ये मतलब इंशाल्लाह हम आपसे कल मुलाकात करते हैं। पूरा हफ्ता पड़ा है, रोज मुलाकात होगी, बड़ी गप्पे मारेंगे। Have a great day ahead. See you.